सोचिए, अगर मॉडर्न कंप्यूटिंग बिल्कुल एक इंसानी जिस्म और दिमाग की तरह हो, जो फिजिकल हिस्सा है यानी जिसे छुआ जा सकता है वो जिस्म है, और जो सोचने समझने वाला हिस्सा है वो इसका दिमाग। तो चलिए आज इस तज्जिए में इसी दिमाग यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिकोड करते हैं, जो एक ना दिखाई देने वाले ब्रिज की तरह उस बेजान हार्डवेयर को जिंदगी देता है और इस काबिल बनाता है कि वो अहम काम सर अंजाम दे सके। आज के अहम मौज़ूआत पर एक तेज़ी से नज़र डालते हैं। पहला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बुनियादी फ़र्क। दूसरा, उनकी फैमिली ट्री। तीसरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर्स। चौथा, इंटरफेसेस का इर्तिका। और आखिर में एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान आखिर बुनियादी फ़र्क क्या है? आसान अल्फाज में कहें तो सॉफ्टवेयर सिर्फ हिदायत या इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह। ये हार्डवेयर को बताता है कि असल में काम क्या करना है। हार्डवेयर यानी वो ठोस फिजिकल जिस्म अपनी मर्जी से 1 इंच भी नहीं हिल सकता जब तक उसे सॉफ्टवेयर जैसा नाकाबिले देख दिमाग चला ना रहा हो। अब इस फर्क को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हार्डवेयर फिजिकल है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, और इसकी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू। लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, इसे इंजीनियर्स डेवलप करते हैं। ये इंटैंजिबल है, इसे छुआ नहीं जा सकता। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं: सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों फंडामेंटली मुख्तलिफ हिस्से किसी भी टास्क को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द सॉफ्टवेयर फैमिली ट्री। इस नक्शे को देखिए, कंप्यूटर से 2 बड़ी शाखें निकल रही हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले हिस्से पर फोकस करें तो ये वाज़े तौर पर मज़ीद 3 शाखों में तकसीम हो जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये दरख्त साफ दिखाता है कि सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा कहाँ और कैसे फिट होता है। असल में अगर इन 3 पिलर्स यानी सुतूनों को समझ लिया जाए ना, तो इंसान किसी भी टेक्निकल जार्गन में नहीं उलझता। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर की अंदरूनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मखसूस कामों के लिए होते हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स रोज़मर्रा के बेसिक टास्क्स और मेंटेनेंस देखते हैं। इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस ही एक बेहतरीन सिस्टम बनाता है। तीसरा हिस्सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर्स। ये वो हिस्सा है जो हार्डवेयर से बराह रास्त बात करता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस बिल्कुल मरकज़ में मौजूद है। एक तरफ हार्डवेयर है जैसे डिस्क ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, और दूसरी तरफ एप्लीकेशंस। ओएस वो बुनियादी प्लेटफॉर्म है जो सिस्टम बूट होते ही सबसे पहले एक्टिव होता है। मेमोरी संभालना, फाइल्स मैनेज करना, नेटवर्क्स रन करना और सिक्योरिटी फराहम करना, ये सब इसी का काम है। लेकिन ओएस के एक्टिव होने से पहले भी एक छोटी सी चीज़ पीछे काम कर रही होती है, और वो है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक बहुत ही छोटा सा फर्मवेयर है जो हार्डवेयर को चेक करके ओएस को स्टार्ट करवाता है। और हैरत की बात बताऊं, जब कंप्यूटर ऑन होते ही F2, F10 या डिलीट का बटन दबाया जाता है, तो दरअसल बरे रास्त इस इंतहाई छोटे और अहम फर्मवेयर से ही बात की जा रही होती है, ताकि बुनियादी सेटिंग्स तब्दील की जा सकें। आगे देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को। इंसान तो हाई लेवल कोडिंग में हिदायत लिख देता है, मगर कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। यहाँ 3 तरह के मुतरजम होते हैं। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करके सारी गलतियां बता देता है। इंटरप्रेटर थोड़ा अलग है, ये लाइन बाय लाइन चलता है और पहली गलती आते ही रुक जाता है। और तीसरा असेंबलर, जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने वाले कोड में बदलता है। इन ब्रिजेस के बिना कंप्यूटर हमारी बात समझ ही नहीं सकता। इसी ब्रिज का एक और अहम हिस्सा है डिवाइस ड्राइवर्स। इन्हें मखसूस इंटरप्रेटर समझा जा सकता है जो मखसूस डिवाइसेस के लिए बने हैं। जब कोई नया प्रिंटर या कैमरा सिस्टम के साथ लगाया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उनसे राब्ता करने के लिए इन्हीं डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ओएस को पता ही नहीं चलेगा कि इस नई हार्डवेयर डिवाइस को चलाना कैसे है। चौथा हिस्सा, इंटरफेसेस का इर्तिका, टाइपिंग से आवाज़ तक का सफ़र। पहले ज़माने में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी CUI होता था, जैसे डॉस, जहां हर कमांड बिना किसी गलती के टाइप करनी पड़ती थी। काफ़ी मुश्किल तरीका था।
پھر گرافیکل یوزر انٹرفیس یعنی GUI نے آ کر بالکل انقلاب لا دیا۔ ویژول ایلیمنٹس، ماؤس کلکس اور ڈریگ اینڈ ڈراپ، اس ایک زبردست جمپ نے کمپیوٹر کو ہر عام اور خاص انسان کی رسائی میں لا دیا۔ لیکن انٹرفیس کا ارتقا یہیں نہیں رکا۔ ٹچ اسکرین انٹرفیسز نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ماؤس کو ہی درمیان سے نکال دیا۔ اب اسکرینز پریشر سینسٹیو ہو گئیں۔ کسی بھی کمانڈ یا آئیکن کو بس چھونے سے انٹریکٹ کرنا بالکل نیچرل احساس ہے۔ اسی تبدیلی نے اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کی دنیا کو ممکن بنایا۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے وائس یوزر انٹرفیس یعنی VUI کی۔ سری، الیکسا اور گوگل اسسٹنٹ جیسے ٹولز نے انٹرفیس کو مزید آسان بنا دیا۔ اب اسکرین دیکھنے یا چھونے کی بھی ضرورت نہیں، بس ڈیوائس سے بات کی جاتی ہے اور وہ اسپیچ ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہدایت کو سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے۔ یہ انسانی آسانی کی ایک اعلیٰ ترین سطح ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، ایپلیکیشنز اور یوٹیلیٹیز۔ یہ وہ روزمرہ کے ٹولز ہیں جو واقعی ہمارا کام آسان کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر بیسکلی 2 اقسام پر مشتمل ہیں۔ ایک طرف ہیں جنرل پرپز سافٹ ویئر جو ماس مارکیٹ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، MS ورڈ میں ٹائپ کرنا، VLC پر ویڈیو دیکھنا یا فوٹو شاپ میں ایڈیٹنگ کرنا، یہ وہ کام ہیں جو ہر کوئی کرتا ہے۔ دوسری طرف ہیں اسپیشل پرپز سافٹ ویئر۔ یہ انتہائی مخصوص بزنس انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، جیسے کسی ہاسپٹل کا اپنا سسٹم یا کسی ایئر لائن کی ٹکٹ ریزرویشن۔ اب ظاہر ہے ایئر لائن والا سافٹ ویئر کسی بینک میں تو استعمال نہیں ہو سکتا نا۔ اپنی اس سافٹ ویئر کیٹیگری کے نقشے کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں نظر ڈالتے ہیں یوٹیلیٹی سافٹ ویئر پر۔ انہیں سسٹم کا ڈیلی ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد روزمرہ کی بنیادی کاموں کو سنوارنا اور سسٹم کو محفوظ رکھنا ہے۔ مثلاً اینٹی وائرس جو کمپیوٹر کو خطرات سے بچاتا ہے، نوٹ پیڈ جیسے ٹیکسٹ ایڈیٹرز جو فوری لکھائی کے کام آتے ہیں، اور ڈسک ڈی فریگمنٹیشن جو ہارڈ ڈرائیو کو منظم کرتا ہے تاکہ سسٹم ٹھیک اور تیزی سے چلے۔ تو اس زبردست سفر کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انٹرفیسز کیسے بدلے، لمبی کمانڈز ٹائپ کرنے سے اسکرین پہ ٹچ کرنے تک، اور اب مشین سے ڈائریکٹلی بات کرنے تک۔ لیکن آگے کیا؟ انسانی سوچ اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے درمیان بننے والا اگلا برج کیا ہوگا؟ کیا آنے والے وقت میں صرف سوچنے سے مشینز آپریٹ ہوں گی